हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग असर्शन रीजन की क्वेश्चन करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, असर्शन रीजन में हमें पता है कि ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 2 स्टेटमेंट रहेगा, वहीं से हम लोग को टिक करना है। तो ऑप्शन ए हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन और रीजन। तो असर्शन स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट सिंगली मतलब इंडिविजुअली ये दोनों अलग अलग तो सही होने ही चाहिए, मतलब ट्रू होने चाहिए। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए असर्शन का, ये चीज़ है। ऑप्शन बी देखिए, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, वही चीज़ है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो, बट रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब जो रीजन दिया हुआ रहेगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी, इफ़ असर्शन इज़ करेक्ट, मतलब एक स्टेटमेंट जो असर्शन दिया होगा केवल वो करेक्ट होगा, बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। मतलब ऑप्शन जो सी होगा वो, उसमें असर्शन तो ट्रू होगा बट रीज़न जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन डी देखिए, इफ़ असर्शन इज़ इनकरेक्ट, अब यहाँ उल्टा हो जा रहा है। ऑप्शन डी में असर्शन रॉन्ग है और क्या दिया हुआ है, बट रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न सही होगा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और वहीं से हम लोग जो थ्योरी में पढ़े हुए हैं, जो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वहीं से हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये इस किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अपने कॉन्सेप्ट से ही हम लोग चेक करने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है असर्शन करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये असर्शन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। करंट हम लोग को पता है कि स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, एक बार हम लोग रीजन जान लेते हैं कि क्यों स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना रहता है, जिसे किसी भी क्वांटिटी को कैसे कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करती है, इसीलिए हमारा ये करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। रीजन देखते हैं, तो असर्शन ट्रू हो गया ये चीज़। अब रीजन देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट एराइजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और आयन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्यों क्यों आता है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, क्योंकि चार्जेस का जो फ्लो होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का या फिर आयंस का फ्लो होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है। तो अभी देखिए, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो ठीक है। रीजन भी हमारा सही दिया हुआ है कि हाँ, चार्ज जब मूव करेगा या फिर आयन जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एराइज होगा। ये दोनों स्टेटमेंट तो अलग अलग सही है, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे ये नहीं, मतलब इसका रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन रीज़न में तो कुछ और दिया हुआ है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ देखिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आया ही होगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो दिया हुआ है असर्शन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज। अच्छा, एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली मतलब मैथमेटिकली इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर विल डिक्रीज, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको वीडी बोलते हैं वो डिक्रीज करेगा इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग समझेंगे। तो एक बात बताइए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मेटेलिक वायर है तो उसको हम लोग कंडक्टर ही मान के चलेंगे। तो मेटेलिक वायर यानी कंडक्टर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर के जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है किसी भी कंडक्टर या मेटेलिक वायर का। तो रेजिस्टेंस बढ़ा। अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज पार्टिकल के बीच का रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, टाउ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब देखिए, टाउ डिक्रीज कर रहा है और वी डी और टाउ के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, वी डी इजकल टू एक्सीलरेशन इंटू एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये पढ़े हुए हैं। अब टाउ डिक्रीज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाउ डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि टाउ डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाउ डिक्रीज करेगा, अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो वी डी भी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दिया हुआ है ये डिक्रीज करेगा, ट्रू है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। मतलब ये स्टेटमेंट से था कि हाँ कैसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करके जो है इन दोनों का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो असर्शन सही दिया हुआ है, असर्शन ट्रू है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, ये चीज़ है। तो असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, रीजन हम लोग एक बार देखेंगे। फिर देखिए रीजन दिया हुआ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए अभी बताया है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब किसी भी मेटेलिक वायर के फिर बारे में है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है उस वायर का। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली किसके होता है, कंडक्टेंस के इन्वर्सली होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, तो ये कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कंडक्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर डिक्रीज, यानी कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सिंगली इंडिविजुअली जो है वो सही हो गया है। अब क्या देखना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये चीज़ अब हम देखेंगे। तो एक बात बताइए, ये देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और ये कंडक्टेंस से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेट तो होंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि रीजन जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन बी इसका भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि असर्शन एक बार आप लोग अलग से पढ़िए, रीजन अलग से पढ़िए, दोनों को इंटर रिलेट कीजिए कि क्या ये दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं क्या। दोनों बातें जो असर्शन और रीजन लिखा हुआ है वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तब तो मतलब कुछ कर सकते हैं कि हाँ देखते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर इंटर रिलेटेड जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, इसमें कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट था, तो इंटर रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है असर्शन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है VDENA, ये हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है। अब इस रिलेशन से हमें डायरेक्ट लग रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब असर्शन में यही लिखा हुआ है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो असर्शन ट्रू हो गया, असर्शन सही स्टेटमेंट है। रीजन देखिए, एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज, मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिक्रीजेज, तो डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की अगर इंक्रीज हो रही है तो करंट भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें डिक्रीजेज लिखा हुआ है, यानी रीजन जो दिया हुआ है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर असर्शन ट्रू है और रीजन रॉन्ग है, असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है असर्शन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज जीरो। ये हम लोगों ने समझा हुआ है कि हाँ इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है किसी भी कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, जीरो होती है। जीरो क्यों होती है, क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं कंडक्टर में, रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब रैंडम मोशन करते हैं, दूसरे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो कोलिजन होने के कारण जो है काइनेटिक एनर्जी में लॉस आता है, जिसके कारण वेलोसिटी जो है उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो असर्शन तो सही दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए रीजन दिया हुआ है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रैंडमली ओरिएंटेड, ये भी सही है कि डायरेक्शन जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब जब वो मोशन कर रहे हैं किसी कंडक्टर में तो क्या होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये भी रीजन भी हमारा करेक्ट दिया हुआ है। अच्छा एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि है कि नहीं। तो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होती है वो इसलिए क्योंकि वो रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो कोलिजन होता है वही काइनेटिक एनर्जी का लॉस, जहाँ से एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारा क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन रीजन होता है। तो ये चीज़ है। चौथा नंबर, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 दिया हुआ है असर्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ओनली फॉर मेटल्स। ठीक है, टेम्परेचर, ये हमने टॉपिक को टेम्परेचर कोफिशिएंट टॉपिक तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था आपको कि कंडक्टर्स की टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा की वैल्यू, सेमीकंडक्टर में क्या होती है, इंसुलेटर में क्या होती है। तो देखिए
अब यहाँ मेटल के लिए लिखा हुआ है, तो कंडक्टर्स हमारे कैसे होंगे, मेटल्स ही होंगे। तो कंडक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, कंडक्टर हो या मेटल हो, इसकी अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की, तो इनकी निगेटिव होती है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के तो आते नहीं है, लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम में कुछ कह नहीं सकते, तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है यानी वो कंडक्टर होगा या मेटल होगा, निगेटिव दिया हुआ है तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ये चीज़ समझने वाली है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली फॉर मेटल। तो मेटल वही कंडक्टर, तो पॉजिटिव होगी, तो असर्शन तो ट्रू दिया हुआ है, असर्शन ट्रू दिया हुआ है। रीजन देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इंक्रीज है। तो ये भी सही दिया हुआ है, क्योंकि एलॉय और जो मेटल्स जो ये हैं वो क्या है, कंडक्टर्स एक तरह से हैं। अगर कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर में हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ क्या दिया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एंड एलॉयज इंक्रीज है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये भी जो है रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन भी यहाँ हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझने वाली बातें हैं। अब देखिए इस थोड़ा एक बार मैं इसके आंसर को लिख देता हूँ। ये बी आंसर था और ये भी हमारा बी आंसर हो गया। यहाँ पे भी थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा सी आया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए आया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी आया हुआ है। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, असर्शन हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए हीटर वायर और फ्यूज वायर का इसलिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया है क्योंकि बताया नहीं गया था जब हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे जो है इसके कॉन्सेप्ट को नहीं बताया गया था, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से समझना ज़्यादा आसान होता है। तो ये चीज़ें, तो हीटर वायर, तो देखेंगे हीटर वायर में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहले रेजिस्टेंस के लिए समझते हैं कि हीटर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब अगर हीटर वायर का है ऐसा वायर जो हीट प्रोड्यूस करता हो, हीट इफेक्ट को, मतलब करंट के हीट इफेक्ट को प्रोड्यूस करता हो। तो हम लोग ने हीट प्रोड्यूस जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें क्या पढ़े हैं, H=I²RT हम लोग फार्मूले को पढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस, मतलब अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कराना है किसी भी वायर में तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हीट प्रोड्यूस जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होगा, अगर हीटर वायर है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ऐसे मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं रेंडमली वायर है। अगर वायर है तो हीट प्रोड्यूस होगा, यानी टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज करेगा। हीट प्रोड्यूस कब होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि हीटर वायर के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए जिससे टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो अगर ये वायर है, अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इसमें, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होगा, गर्मी हो गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो किसी वायर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो जल सकता है। तो इसीलिए क्या होता है इसका जो, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हीटर वायर का ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो इस टेम्परेचर को क्या करेगा, नेगलेक्ट कर सकता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि हीटर वायर पिघलेगा नहीं जल्दी। यही चीज़ समझना है कि जल्दी नहीं पिघलेगा, इसीलिए टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना हो टेम्परेचर, अगर करंट की वजह से टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो इसको नेगलेक्ट कर देगा अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी तो, और उससे क्या होगा, करंट को आसानी से फ्लो होने देगा। तो ये चीज़ है। तो असर्शन तो हमारा ट्रू दिया हुआ है। अब रीजन देखिए क्या दिया हुआ है, रीजन तो दिया हुआ है रीजन कि इफ़ रेजिस्टेंस इज़ हाई, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है, देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ρL/A। अच्छा रो को हम लोग अगर कंडक्टिविटी के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/σ लिख सकते हैं।
1/σ ये कंडक्टिविटी के टर्म में हो गया। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी ये जो कंडक्टिविटी दी हुई है वो कम होगी। तो यहाँ पे वही दिया हुआ, इफ रेजिस्टेंस इज हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी लेस। तो रीजन भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में हीट प्रोड्यूस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, दूसरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस से रिलेटेड, यानी दोनों एक दूसरे से अलग अलग बता रहे हैं। यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। सारा आंसर जो है ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। अब ये हीटर वायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था कि उसका जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब 7 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। असर्शन दिया हुआ है, इसको समझेंगे। फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस। अब फ्यूज वायर में भी जो है हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि फ्यूज वायर हो या फिर हीटर वायर हो, उसमें दोनों में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? देखिए, हीटर वायर ठीक है, हमारे लिए उसका यूज़ तो है ही, लेकिन फ्यूज वायर का हीटर वायर से ज़्यादा यूज है। फ्यूज वायर का जैसे यूज क्या है, जैसे फ्यूज वायर का यूज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को अगर मान लीजिए करंट आ रहा है, करंट तो स्टेडी करंट तो आ नहीं रहा है, डायरेक्ट करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में भी आता है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अगर आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग ये समझते होंगे। तो वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा वेरी नहीं करती है, लेकिन चेंज होती रहती है। तो मान लीजिए कभी ज़्यादा करंट आ रहा है, कभी कम करंट आ रहा है, तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा करंट ना आए, मतलब लिमिट क्रॉस ना करे कोई भी करंट, लिमिट क्रॉस जो है ना करे कोई भी करंट, अगर लिमिट क्रॉस नहीं करता है जो करंट है, तो उसी लिमिट को ना क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं। फ्यूज वायर का, अच्छा फ्यूज वायर होगा तो मतलब फ्यूज वायर मतलब मान लीजिए ये हमारा वायर है। एक बार समझते हैं हम लोग कि वायर हमारा दिया हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए करंट सडनली बहुत तेज़ हो गया, करंट सडनली अगर ज़्यादा तेज़ हो गया, तो अगर इस वायर में अगर फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर अगर है यहाँ पे, तो इसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये करंट को आने से रोकेगा। मतलब यहाँ पे अगर करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे घर के जो भी अप्लियंस होंगे जो यूज करते होंगे वो क्या हो जाएगा, उनके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि करंट की वैल्यू को क्या करेगा, ये मतलब रोकेगा, करंट को आगे बढ़ने से रोक देगा, इसीलिए फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये चीज़ है। अच्छा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर मान लीजिए करंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, करंट ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज वायर का अगर मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब अगर ये हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अगर तो मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो हल्का सा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ये फ्यूज वायर इसको मतलब अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ करंट ज़्यादा आ रहा है, करंट ज़्यादा आ रहा है। तो इससे क्या करेगा, ये वहीं जो सर्किट में फ्यूज वायर जहाँ लगा होगा वहीं सर्किट से उस पार्ट को अलग कर देगा जहाँ से करंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ है समझने के लिए। एक बार आप लोग वीडियो को बैक करके एक बार और समझ लेंगे कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। तो इसमें क्या है, फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो असर्शन ट्रू दिया हुआ है। रीजन देखते हैं, फ्यूज इज़ यूज फॉर स्मॉल करंट फ्लो ओनली। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल फ्यूज वायर का यूज है वो स्मॉल करंट के लिए यूज होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे जो है करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा भी है तो उसको भी रोकने का काम किया जाता है। तो रीजन यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये इतने असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ आपको इस टॉपिक में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको वहाँ पे उसके लिए कुछ ना कुछ किया ही जाएगा आप लोग के लिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग एमसीक्यू पे आ गए हैं, पीछे सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से एमसीक्यू शुरू होता है। तो दिया हुआ इन द इक्वेशन ए बी इक्वल टू सी। अच्छा, ए बी इक्वल टू सी कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ए इज़ द करंट डेंसिटी, ठीक है, ए करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। सी इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब हमको क्या बताना है, देन बी इज, अच्छा बी की वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये फाइंड करना है। तो हमने
ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा हुआ है कि E इज इक्वल टू रो जे, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, E इज इक्वल टू रो इंटू जे। और अगर जे की बात करें तो सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जानते हैं, ये दो रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अभी देखिए ई, यहाँ ई अकेले है, मतलब ये वाला इक्वेशन का बात कर रहा है। ये दोनों मान लिए वेक्टर फॉर्म में लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ई यहाँ दिया हुआ है, ई ठीक है, जे इधर दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू इस रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी, यानी बी यहाँ पे रेजिस्टिविटी का काम कर रहा है, तो इक्वेशन ये फुलफिल हो गया। यानी बी क्या है? ए ऑप्शन देखिए, रेजिस्टिविटी ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यानी जो है रेजिस्टिविटी यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी वो रेजिस्टिविटी होगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ड्यू टू, मतलब कंडक्टर था, पढ़े हुए हैं हम लोग, कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो इसको जीरो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि रैंडम मोशन होता है, तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने से वेलोसिटी यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये चीज़। फिर हम लोग क्या करते थे कि हमें करंट यहाँ से बनाना था, तो करंट के लिए चार्जेस चाहिए, और चार्जेस कैसे चाहिए कि करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर सारे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अगर ये बैटरी से अगर कनेक्टेड है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन भी वही। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग कब हो रही है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। अगर नहीं अप्लाई किया जाता तो क्या होता है, सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते और रैंडमली मोशन करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होती है पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के साइड। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ये है बैटरी का, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग होती है, और जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करते हैं वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यही चीज़ है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्टिंग होती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन। तो रैंडम कोलिजन से इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती है उनकी। अब देखिए मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो ये ऑप्शन तो मतलब सी है, सही है। अब देख लेते हैं एक बार सी क्या दिया हुआ है, रिपल्सन टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ आयंस, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी देखिए, कोलिजन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, वो पहले ही वाले ऑप्शन की तरह दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग करा देते हैं, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया हुआ है, अप्लायंसेज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क ऑन। तो इसको तो आप लोग याद कर लेंगे कि वो दोनों जो जितने भी अप्लायंसेज, मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, या फिर जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, वो क्या होंगे, वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करते हैं। ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस पढ़े हैं, तो वो चीज़ है। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ है, तो मतलब हीटिंग इफेक्ट तो दोनों में प्रोड्यूस होगा। ट्रांसफार्मर में भी हीट प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक प्रेस में तो होता ही है। तो दोनों जो है एसी और डीसी पे बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया हुआ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट ए जंक्शन बेस्ड ऑन, मतलब किस कंजर्वेशन ऑफ, मतलब किस पे बेस्ड है। तो ये हम लोग जानते हैं, पहला लॉ जो उनका है वो अगर सिग्मा आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी क्या है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो सम होगा किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग, वो क्या होगा, 0 होगा। और वो डायरेक्शन अलग अलग होगा जंक्शन के अलॉन्ग, हम लोग पढ़े हुए हैं इसको। तो ये 11 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हम लोग जानते हैं पहला लॉ जो उनका है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ देखिए दिया हुआ है 12th क्वेश्चन में, किरचॉफ सेकेंड लॉ सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई EMF बेस्ड ऑन। तो सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है। तो ये 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।